Very good morning, learners. Today's class is dedicated to or meant for those aspirants or those candidates, those students who are preparing for some competitions. Because in those competitions, English is not difficult. English questions are very simple, and they mostly those questions belong to subject verb agreement or case of pronouns. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे आप जानते हैं, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रीवियस क्लास में बताया है कि अगर सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर ये है, सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसमें एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे ऐसे रहे कि गोइंग टू ए लॉन्ग फार is a Herculean task for an old person, for an aged person। मतलब हुआ कि दूर तक जाना किसी भी कह लीजिए कि एजेड आदमी के लिए, किसी भी उम्र दराज आदमी के लिए कठिन है, या कह लीजिए काफ़ी कठिन है। तो गोइंग टू ए ग्रेटर फार या टू ए ग्रेट फार या टू ए डिस्टेंट फार, तो अब ये जो गोइंग है यही सब्जेक्ट है। वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और ये सब्जेक्ट है, इसको जीरंड कहते हैं। जहाँ वर्ब में आईएनजी दो जगह आप लगाते हैं, एक जीरंड कहलाता है, लगाते तो एक ही जगह है। किसी भी वर्ब में जब आईएनजी लगाते हैं तो उसको दो तरह से आप यूज कर सकते हैं, एज ए जीरंड या एज ए पार्टिसिपल। जब पार्टिसिपल में यूज करते हैं तो वो क्या होता है, पार्टिसिपल में वो वर्ब होता है, कहीं कहीं एडजेक्टिव भी होता है। जैसे रनिंग ट्रेन है, कमिंग इवेंट्स, ऐसे होता है। और ये भी है, कहावत ही, कमिंग इवेंट्स फॉर शैडो बिफोर हैंड, कास्ट देयर शैडोज बिफोर हैंड, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर हैंड। तो इस तरह से हम आईएनजी जिसमें लगता है वो दो तरह से, अगर पार्टिसिपल है तो दो तरह से यूज करते हैं। एज ए वर्ब, जैसे ही इज गोइंग टू द मार्केट, ए वर्ब हो गया। और जैसे कह लीजिए ए गोइंग ट्रेन भी कह सकते हैं। ए गोइंग ट्रेन, या ऐसे कह लीजिए कि इट इज नॉट सेफ टू ए लाइट, या इट इज नॉट सेफ टू डिसमाउंट फ्रॉम ए गोइंग ट्रेन। चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। तो मैंने बताया कि किसी वर्ब में जब आईएनजी आप लगाते हैं तो अगर वो पार्टिसिपल है तो दो तरह से यूज करेंगे, एज एन एडजेक्टिव और एज ए वर्ब। और अगर ये में लगाएंगे, जैसे मान लीजिए जीरंड, किसी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, वो अगर जीरंड है
तो जीरंड को भी हम दो तरह से यूज करते हैं। जीरंड को ऐसे यूज करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि है जैसे आई वॉज नॉट नोइंग, ध्यान दीजिएगा, आई वॉज नॉट नोइंग द कमिंग, आई वॉज नॉट नोइंग द कमिंग ऑफ द स्ट्रेंजर। ध्यान दीजिएगा, आई वॉज नॉट नोइंग द कमिंग ऑफ द स्ट्रेंजर, अजनबी के आने का हमको पता नहीं था। किसी के घर में कोई अजनबी आता है तो उसके आने का उससे पता नहीं था, तो आई वॉज नॉट नोइंग द कमिंग ऑफ द स्ट्रेंजर। तो ये जो आप कमिंग लिखे ये पार्टिसिपल नहीं है। अगर ऐसे आप यूज करते कि आई वॉज नॉट नोइंग द कमिंग स्ट्रेंजर, तो ये पार्टिसिपल हो जाता, और द कमिंग ऑफ द स्ट्रेंजर ये जीरंड हो गया। तो जीरंड को हम एज ए नाउन यूज करते हैं। कहीं कहीं जीरंड समझ लीजिए कि कहीं कहीं पार्टिसिपल अगर जीरंड के रूप में यूज हो रहा है तो उसको पार्टिसिपियल जीरंड कहते हैं, और अगर पार्टिसिपल जीरंड के रूप में यूज हो रहा है, पार्टिसिपल जीरंड के रूप में यूज हो रहा है तो उसे पार्टिसिपियल जीरंड कहते हैं। अब अगर जीरंड पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रहा है तो उसे पार्टिसिपियल जीरंड, ये जीरंडी पार्टिसिपल कहते हैं, जीरंडी पार्टिसिपल। इसको किसी दूसरे क्लास में बढ़िया से समझावेंगे। बहुत ही ये है, बहुत ही कह लीजिए कि खास करके स्पोकन इंग्लिश के लिए इस जानना बहुत ज़रूरी है कि पार्टिसिपियल जीरंड क्या है और जीरंडी पार्टिसिपल क्या है। खास करके इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा जानना जरूरी है, लेकिन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बस इतना जानना जरूरी है कि पार्टिसिपल और जीरंड में क्या डिफरेंस। या फिर ऐसे कह लीजिए कि जब इस तरह से आईएनजी लगा के किसी वर्ब को जीरंड के रूप में यूज करते हैं तो जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर होगा, ध्यान रखिएगा। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे सुनिए कि जब आइदर और या नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो अगर दोनों सिंगुलर हैं, ठीक है, तब तो वर्ब सिंगुलर होगा, कोई ये नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर दोनों प्लूरल हैं तब भी वर्ब, तब प्लूरल ये तब वर्ब प्लूरल होगा, वहाँ भी कोई समस्या नहीं है। अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है तो ग्रामर कहता है कि आप प्लूरल वाले वर्ब, प्लूरल वाले सब्जेक्ट को बाद में रखें और वर्ब उसी के अनुसार लगावें। अगर सिंगुलर प्लूरल दोनों है तो पहले वाले में पहले आप सिंगुलर सब्जेक्ट को रखें और सेकंड ये जो पोजीशन हो वो हो प्लूरल सब्जेक्ट का, और उसी के अनुसार आप ये रखें, वर्ब रखें, यानी प्लूरल वर्ब रखें, ये ग्रामर कहता है। फिर चौथी चीज इसमें है कि अगर डिफरेंट प्रोनाउंस जुड़े हों आइदर और नाइदर नॉर से, आप आइदर और नाइदर नॉर से जितना भी सब्जेक्ट चाहें उतना जोड़ सकते हैं, सिर्फ और लगाते जाएं। तो वहाँ है कि सबसे पहले आप सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रखिए, यानी यू रखिए, उसके बाद थर्ड पर्सन के प्रोनाउन रखिए, और ये लास्ट में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रखिए, और वर्ब जो है
वो लास्ट वाले के अनुसार रखिए। जैसे आइदर यू और ही और आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कह लीजिए, फॉर दिस इवेंट या फॉर दिस इंसिडेंट, या भी कह लीजिए। तो तीनों को आप फर्स्ट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन, और लास्ट वाले के अनुसार आप वर्ब रखिए। तो जैसे मैंने बताया कि आइदर और नाइदर नॉर से अगर जोड़ते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आइदर राम और मोहन हैज कम अर्लियर। आज चाहे तो राम या मोहन कोई पहले आया था, मुझे आया है, मुझे आई एम नॉट कंफर्म्ड हु हैज कम फर्स्ट, बट कोई न कोई, मतलब कोई न कोई, समवन और दी अदर, कोई न कोई आज सुबह सवेरे आया है, चाहे राम होगा या ये मोहन होगा। आइदर राम और मोहन हैज कम टुडे अर्लियर। तो हैज कम, ध्यान दीजिएगा, दोनों थर्ड पर्सन है इसलिए हैज लगा है, तो दोनों सिंगुलर है तो हैज लगा है। या इससे अधिक अगर आप जो कहेंगे कि इधर राम और श्याम और मोहन, कोई बात नहीं, तभी हैज ही लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। उसके बाद नाइदर नॉर के साथ भी वही बात है, नाइदर श्याम नॉर मोहन हैज कम टुडे, न तो श्याम आया न मोहन आया, ऐसे आप कहेंगे। तो इस तरह में, इसी तरह का बैंक वाले में या रेलवे वाले में, या मान लीजिए जो दरोगा का जो ये होता है परीक्षा होती है उसमें भी, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें क्या क्या रहता है कि सेंटेंस को कई पार्ट में बांटा रहता है और आपको टिक लगाना रहता है कि किस पार्ट में गलती है, एरर जो है वो किस पार्ट में है। कभी कभी चूंकि वो सब तो ये है, आजकल तो जितना भी है ये समझिए क्वेश्चन आता है, वो कहीं ये तो होता नहीं है, सब जगह तो टिक लगाना होता है, या फिर वो जो ये होता है जो परीक्षा उससे जो होती है, जो इस साल जो ये हुआ सीबीएसई की जो परीक्षा हुई, ये जो कॉपी जो चेकिंग हुई, तो कॉपी उसी तरह से चूंकि चेकिंग रहती है इसलिए उसी तरह की परीक्षा भी होती है, तो इसी तरह से रहता है। अब देखिए आगे और बताते हैं इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि एज वेल एज भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कंजंक्शन जिसको अब लिंकर भी कहते हैं, कनेक्टिव्स भी कहते हैं, कनेक्टर्स भी कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं। तो कई नाम, पहले हम लोग कंजंक्शन पढ़ते थे लेकिन अब कई तरह के नाम हो गए हैं। तो उसमें ये सबऑर्डिनेटर है, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसलिए एज वेल एज में हम लोग अगर एज वेल एज का मीनिंग होता है एंड, जैसे राम एज वेल एज श्याम, राम एज वेल एज श्याम हैज नॉट कम, यानी राम एंड श्याम अगर कहते तो वहाँ हैव नॉट कम लिखना पड़ता है। हैव हमेशा प्लूरल में यूज होता है, सिंगुलर में हैज होता है। तो राम एंड श्याम हैव नॉट कम, राम एज वेल श्याम हैज नॉट कम, यानी एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं तो वर्ब सिंगुलर होता है। इसी तरह से
अगर विथ या along with हो, जैसे राम along with his father has come to my house. Has, या राम with his father, या श्याम with his family has come to my house, या has visited today my house. Has visited my house today. विजिटेड, विजिट जो ये वर्ब है वो ये है ट्रांजिटिव है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब और ये ऑब्जेक्ट के बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं देते, वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तुरंत वो ऑब्जेक्ट देना होता है। तो होना चाहिए कि राम along with his father has visited my house, या has come to my house. come इन ट्रांजिटिव है तो टू लगा है, विजिट ट्रांजिटिव है तो प्रीपोजिशन नहीं लगा, has visited my house, ऐसे। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस तरह का, इसी तरह का जो ये है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कि कहाँ सिंगुलर लगेगा, कहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा। अब मैं बताता हूँ आपको जो प्रोनाउंस, हाँ जो प्रोनाउंस का केस मैं बताया, प्रोनाउंस के केस जो होते हैं, जैसे ये होता है ना, वो मान लीजिए नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ये जो केसेस होते हैं जिसको हिंदी में कारक कहते हैं। तो देखिए वहाँ क्या गलती होती है हमसे, वहाँ गलतियाँ होती हैं कि जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस होता है, जैसे समथिंग है, एनीथिंग है, समवन है, एनीवन है, आइदर नाइदर भी हैं, लेकिन वो जैसे मान लीजिए कई तरह से आइदर नाइदर का यूज होता है। तो ये सब जो ऐसे आइदर नाइदर और ये मान लीजिए नन है, नो वन है, वन है, ये सब सारे जो प्रोनाउंस होते हैं ये सब होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं रहता, डेफिनिट नहीं रहता कि कौन आदमी, कोई स्पेशल तो है नहीं, कोई आदमी आया था, समवन हैड कम। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से यूज करते हैं तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए पजेसिव केस, ध्यान दीजिए पजेसिव केस में क्या यूज करें। जैसे ध्यान दीजिए वन के लिए वंस करते हैं, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ऐसे नहीं कहते कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी। लेकिन समवन अगर लगाएंगे कि समवन अगर सब्जेक्ट है तो उसमें हीज लगता है, एनीवन है तो हीज लगेगा। अगर नन है तभी हीज लगेगा। ऐसे तो ग्रामर में कभी कभी नन का ये प्रयोग ऐसे सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। अगर सिंगुलर में यूज आप किए हैं तो हीज लगाइए, और प्लूरल में किए हैं तो देयर लगाइए, THEIR, देयर। तो इस तरह से जो केस है, जैसे मैंने कहा कि वहाँ क्या रहेगा। अब मान लीजिए सब्जेक्ट में समवन लिखा है और उसके लिए पजेसिव केस का जो प्रोनाउन वहाँ लिखा है वो लिख दिया है देयर। तो ये तमाम जितने हम आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता है ये सब सिंगुलर नंबर के होते हैं। और इनके लिए वर्ब भी सिंगुलर, हैज, इज। हाँ, जैसे समवन इज और इज नॉकिंग द डोर,
someone is knocking at the door, तो इज लगाए, सिंगुलर लगाए, चाहे someone has come to the gate, कोई गेट पर आया है, someone has come to the gate, ऐसे भी कहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जहां भी ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन रहे हैं वहां वर्ब सिंगुलर लगाइए। आइदर नाइदर में भी वर्ब सिंगुलर लगता है। आइदर या नाइदर ये दोनों का मतलब एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, ये सब में सिंगुलर वर्ब लगता है। और ये जो होता है पजेसिव केस का जो प्रोनाउन होता है वो इन सब के लिए हिज, सबके लिए हिज होता है, देयर नहीं, क्योंकि ये सब सिंगुलर होते हैं इसलिए सब जगह हिज होता है, देयर नहीं। ऐसे चूंकि आप देखेंगे कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें इनके लिए देयर का यूज किया हुआ है। क्यों? दिक्कत ये होती है कि अगर मान लीजिए एनीवन, समवन, नोबडी, समबडी अगर फेमिनिन जेंडर का हो तब हिज कैसे लगावेंगे? मान लीजिए कि हम जिसके लिए जैसे नोबडी, जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में सिर्फ नोबडी, जैसे किसी एग्जाम में सिर्फ गर्ल्स या मान लीजिए फीमेल अपीयर हो रहे हैं, ऐसा होता है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रहती हैं तो उसमें मान लीजिए गर्ल्स या विमेन को ये होना है, अपीयर होना है, और मान लीजिए टाइम तक कोई नहीं पहुंचा है ना, तो आप कहते हैं कि nobody has come by now, ठीक है। तो ऐसा अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन सेंटर का ऑर्डर आता है कि अब के बाद जो भी आते हैं उनको लेट कमर्स में साइन करना है, तो आप ऐसे कहेंगे कि माने ऐसे आप कह सकते हैं कि इफ समबडी, है ना, इफ समबडी कम्स आफ्टर नाउ, इफ समबडी कम्स आफ्टर नाउ, अब के बाद अगर कोई आता है, या कह लीजिए बाई दिस टाइम, आफ्टर दिस टाइम आता है या आती है। इफ somebody comes after this time, तो क्या कहिएगा? क्योंकि सब तो गर्ल्स को आना है, तो वहां फिर सी कहेंगे, शी वुड मार्क हर अटेंडेंस, शी वुड मार्क हर अटेंडेंस एज लेट कमर, शी वुड या शी विल मार्क हर अटेंडेंस। अब देखिए वहां सी लगाए, वहां है इफ समबडी, समबडी के लिए सी लगा रहे हैं और फिर यहाँ हर लगा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो लड़कियां हैं, वीमेन हैं। तो इस झंझट से बचने के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है कि आप देयर लगा दीजिए। इन तमाम जो एनीबडी, समबडी, ये सब जो एनीवन है उसके लिए पॉजिटिव केस में देयर लगा दीजिए बचने के लिए, ताकि चाहे तो हीज और हर दोनों लिखिए। हो सकता है वो समबडी, नोबडी में ये भी तो कोई गर्ल्स, कुछ गर्ल्स भी तो हो सकते हैं, वीमेन भी तो हो सकते हैं। तो वो बचने के लिए राय देता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कि आप इस झंझट से बचने के लिए कि हीज और हर दोनों लगाइए, और हिज और हर दोनों लिखिए। तो इससे बचने के लिए सिर्फ हम देयर लिख दें, लेकिन देयर लिखने से ये भी तो होता है
कि देयर हम लिखेंगे तो देयर तो प्लूरल के लिए आता है ना, तो उसको कैसे लिखें? हीज ऑब्लिक हर, हीज और हर, हीज या हर। तो जैसे एग्जाम में बहुत ये करते हैं, बच्चों से मोबाइल जमा करवा लेते हैं एग्जामिनेशन वाले। मान लीजिए किसी का मोबाइल कोई दूसरा आदमी ले लिया, सपोज करिए वो बच्चा जाता है, पूछता है मेरा मोबाइल नहीं है, तो जो ये है एग्जामिनेशन सेंटर में या जो इन्विजिलेटर है कहता है आई डोंट नो, somebody has picked up। तो बताइए, कहेगा सी हु इज इट, सी हु इज इट, देखो कौन है, कौन किसने लिया। तो उसमें लड़की भी तो एग्जाम दे रही होती है, तो तो इसमें ये भी कहना पड़ेगा ना कि इफ सी और ही, ऐसे कहिए, इफ ही और सी हैज टेकन इट, तो कहिएगा कि दिस इज हीज और हर गिल्ट, दिस इज हीज और हर गिल्ट। तो इसी से बचने के लिए वो कहता है कि कह दो ऐसे कि दिस इज देयर गिल्ट, दिस इज देयर गिल्ट। तो वहां तो आप कह रहे हो कि somebody हैज या somebody may have picked it up, किसी ने इसे उठाया होगा, और फिर यहाँ कह रहे हो कि देयर लगाने, वहां somebody हैज कह रहे हो, सिंगुलर, somebody हैज picked it up। सोचिए, किसी ने जरूर उठा लिया है, और फिर यहाँ देयर लगाने कह रहे हो, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं लगाएंगे कि he or she who has taken it is his or her guilt, ऐसे लिखना पड़ेगा, his or her guilt, यह उसका ये है, गलती है। या कहिए कि ऑफेंस तो थोड़ा सा ये हो जाता है, थोड़ा सा अपराध के सेंस में होता है, लेकिन कोई अगर ये है, दोष है, छोटी मोटी भूल है, ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज हिज और हर मिस्टेक, मिस्टेक से भी आदमी दूसरे का सामान उठा सकता है। तो इस तरह से जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वहाँ इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत कुछ लिखने उखने के लिए भी नहीं आता है, सिर्फ आप टिक करें, बतावें कि कहाँ इरर है, सेंटेंस के किस पार्ट में इरर है, ये बताने के लिए रहता है। मुझे तो लगता है अब तो और भी ऐसा हो गया है कि आपको कहीं कुछ आंसर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ वो जो होता है काला वाला गोला लगाइए और ये करिए, समझिए कि कहीं कहीं ऐसे भी होता है आंसर शीट में कि टिक लगाने की बात रहती, कहीं गोला बनाइए, कहीं टिक लगाइए, इसी तरह का तो क्वेश्चन आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन आता है वो बहुत कठिन नहीं आता है, इसी तरह का आता है। तो आज का जो क्लास है, ये क्लास सिर्फ कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये कह लीजिए कि दिस क्लास इज ओनली, दिस क्लास इज मेंट फॉर, intended for only those candidates या those aspirants who are preparing for competitive examinations, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये क्लास है। और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में आपको मैंने बताया। फिर अगले क्लास में मैं और भी चीज़ें बताऊंगा। थैंक यू।